प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के परिशिष्ट अंश को लेकर सामने उपस्थित हूँ। 15 पाठ के बाद एक परिशिष्ट अंश है जिसको हमने पढ़ना है। परिशिष्टम माने परिशिष्ट, अवशिष्ट, बचा हुआ। वर्ण विचार है, यहाँ पर हम वर्ण के बारे में विचार करेंगे। ठीक है, वर्णों के बारे में विचार करेंगे। संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण संस्कृत इदानीम 48 वर्णानाम अष्टचत्वारिंशत् वर्णानाम प्रयोग भवति। 48 वर्णों का प्रयोग होता है संस्कृत में। इस समय 48 हिंदी में लिखी दिया है। 48 अष्टचत्वारिंशत् वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया वे मुख्य रूप से भागत्रयेण विभक्ता संति। 3 भाग में विभक्त हैं। असल में 3 भागों में इनको बांट दिया गया है। स्वर व्यंजन, स्वरा व्यंजनानि अयोगवाहश्चेति। स्वर व्यंजन और अयोगवाहश्चेति। देखो यहाँ पे अयोगवाहश्चेति में क्या है? अयोगवाह च इति। ठीक है, च इति अ मिल के ए बन गया। ठीक है, ए बना है तो चेति बन गया है। क्या बन गया है? चेति बना। और विसर्ग को स हुआ था, ये विसर्ग संधि हो गई थी। और स को श हुआ तो ये श्रुतु संधि बन गई थी। ठीक है, श्रुतु संधि। तो ये कई संधियाँ यहाँ पे हो रखी हैं। ठीक है, तो अयोगवाहश्चेति यथा जैसे स्वरा। स्वर देखिए यहाँ पे स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13 स्वर होते हैं। अ ई उ री री ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और आ ई उ री ए ऐ ओ औ इन सबको दीर्घ स्वर में माना जाता है। हम हिंदी में तो इसको छोटा मानते हैं और इसको भी छोटा स्वर मानते हैं, ह्रस्व स्वर मानते हैं। लेकिन संस्कृत में ये दीर्घ बड़े स्वर होते हैं। दोनों के दोनों ये चारों ही बड़े स्वर हो जाते हैं। ठीक है, व्यंजन देखिए, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनानि वर्गीय व्यंजनानि, वर्ग के रूप में व्यंजन देखिए 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग कहा जाता है, चवर्ग कहा जाता है, टवर्ग कहा जाता है, इसे तवर्ग कहा जाता है, इसे पवर्ग कहा जाता है, क्योंकि इनके पहले पहले अक्षरों के नाम पे वर्ग बनते हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर माने जाते हैं। क ख ग घ ग च छ ज ज य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, अवर्गीय व्यंजन जो किसी वर्ग में नहीं है, बिल्कुल वर्ग से हट करके, तो अंतस्थ 4 वर्ण माने जाते हैं। य र ल व इनका अंतस्थ नाम है। ऊष्माण 4 होते हैं। श स ह और 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, जो अलग से इनके जुड़ने की प्रक्रिया होती है, इनके प्रयोग होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उच्चारण स्थानानि, उच्चारण के स्थान। ठीक है, वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम कथ्यते। वर्ण की अभिव्यक्ति का प्रदेश माने स्थान, वो स्थान कहा जाता है। वर्ण की अभिव्यक्ति जिस जगह से हो रही है, प्रदेश माने जगह से, हमारे मुंह के जिस हिस्से से वर्ण की अभिव्यक्ति हो रही है वो स्थान कहा जाता है। शब्द प्रयोग समय, शब्द के प्रयोग के समय में कायाग्निना शरीर की आग से प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर जो वायु है, हवा है, वो कंठ आदि स्थानेषु, गले आदि स्थानों में संचरण माने घूमती हुई वर्णान वर्णों को अभिव्यक्ति माने प्रकट करती है। शब्द प्रयोग जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की आग उससे प्रेरित होकर के हवा जो है कंठ आदि स्थानों में संचरित होते हुए वर्णों को अभिव्यक्त करती है। यथोक्तम जैसे कहा है पाणिनि शिक्षायां, पाणिनि जी की शिक्षा में आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णानाम आसुर कंठ शिरस्तथा जीवा मूलम च दंताश्च नासिकौष्ठौ च तालुच। देखिए ये बहुत दिलचस्प श्लोक है। आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान, आत्मा जो है हमारी वो बुद्धि के साथ अर्थान समेती, अर्थों को लेती है, बुद्धि के द्वारा अर्थों को लेती है। ठीक है, आत्मा बुद्धि की मदद से, दिमाग की मदद से अर्थ लेती है। आत्मा बुद्धि की मदद से अर्थों को लेती है। और मनोयुक्ते विवक्षा, मन विवक्षा से, बोलने की इच्छा से, युक्ते उसमें साथ में लग जाता है। मन कायाग्नि माहंति, मन जो है कायाग्नि के द्वारा प्रयास करता है। और स प्रेरयति मारुतम, और वो मारुत को, हवा को प्रेरित करता है। मारुत हवा जो है, मारुतस्तु हवा तो उरसी मने हृदय में, चरण मने घूमती हुई, मंद्रम स्वरम जनयति, धीमा स्वर जो है वो जनयति मैंने पैदा करती है। और अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, 8 स्थान है वर्णों के। उरह मन हृदय, कंठ, शिरस तथा और सिर
और जीवामूल च मने और दंत और नासिका ओष्ठ और नासिका ओष्ठ च मने और तालु। ठीक है, ये जो है 8 स्थान हैं। एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि अष्टौ सन्ति। इस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। उर छाती, हृदय, कंठ, सिर, जीवामूल और दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। तद्यथा, वो जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे, ये आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जो ग्रामर सेक्शन है ना, उसमें हम आपको बहुत डिटेल में इसको समझाएंगे सारे पोर्शन को। अभी आप इसको इस ढंग से समझ लीजिए। वर्ण क्या है? अ, आ, क, ख, ग, घ, ग, ह, विसर्ग, ये कंठ से निकलते हैं। इनके उत्पत्ति स्थान कंठ है, गले से निकलते हैं। वर्णानाम संज्ञा, इनकी संज्ञा क्या दी है? कंठ्य। ये क्या है? ई च छ ज झ य श, ये तालु से निकलते हैं, तालव्य कहा जाता है। ई बोलते हुए देखिए आपकी जीभ कहाँ जा रही है। जहाँ ई च बोलते हुए च, आप च बोलेंगे, आपकी जीभ च बोलते हुए जहाँ जा रही है वो तालु होता है। ठीक है, और उसको कहा जाता है तालव्य। ठीक है, अब री ट ठ ड ढ ण त र स, ये ट ठ वगैरह बोलते हुए आप ध्यान दें जीभ कहाँ जा रही है। ट बोलिए और ट बोल के देखिए जीभ कहाँ जाती है, वो होता है मूर्धा। तो उसको, इस शब्द को कहते हैं मूर्धन्य। इस वर्ण की संज्ञा होगी, हर एक वर्ण को कहेंगे मूर्धन्य से। ठीक है, री त थ द ध न ल स, ये दंत होता है। ठीक है, इसको दंत कहा जाता है। जब त बोलते हैं तो आपकी जीभ दांत से टकराती है। देखिए दांत, त थ द, दांत से अगर जीभ नहीं टकराएगी तो त बोला नहीं जाएगा, इसलिए इनको दंत, इनका स्थान दंत होता है, इनको दंत कहा जाता है। उ प फ ब भ म, इनका ओष्ठ होता है। बिना ओष्ठ चिपकाए आप उ या ओठों को हिलाएं आप ये अक्षर नहीं बोल सकते, इनका स्थान ओष्ठ होता है। होंठ होता है तो ये ओष्ठ कहे जाते हैं। य गण गयण न म, ये नासिका, इनका नाक स्थान होता है और कंठ आदि स्थान होते हैं, इसलिए इनको नासिक कहा जाता है। देखिए ग जो है, जो ऊपर क ख ग घ ग का ये ग है, इसका कंठ भी है, तो ग का नाक भी होता है, तो कंठ भी होगा और नाक भी। य का देखिए, य का ये तालु भी है और य का नाक भी है, और जो अण है उसका मूर्धा भी होगा और नाक भी होगा। न का देखिए दंत भी होगा और नाक भी होगा, और म का देखिए ओष्ठ भी होगा और नाक भी होगा। तो इन्हें नासिक के विशेष रूप से कहा जाता है। इसमें नाक और जुड़ जाती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें यम गणना, तो इसमें देखिए नाक का प्रयोग भी होता है, और जो ये इनके एक्चुअल स्थान होते हैं वहाँ भी इनका प्रयोग, वो भी इनका स्थान होता है। ए आई को कंठ और तालु से बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ए आई जो होता है ना, अ और ई से बनता है। अ ई आ ए, इनसे बनता है ये, तो और ई को मिलके ए बनता है, तो इसलिए इनको ई जो है तालु का होता है और अ होता है कंठ का, तो अ ई को मिलके ए बनता है, तो इसका हो जाता है कंठ तालु। कंठ तालव्य नहीं कहा जाता। ओ औ को कहते हैं कंठोष्ठम। ठीक है, ओ औ कैसे बनता है? अ जो है कंठ होता है, और ऊ क्या होता है? देखिए ऊ कहाँ पे है? ऊ ये है, अ ऊ को मिलके क्या बनता है? ओ। तो इनका ओ का ऊ का क्या होता है? ओष्ठ होता है, तो ओ को क्या बनेगा? कंठोष्ठ। तो इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ। ठीक है, और व को देखिए, व को दंतोष्ठम कहते हैं, दांत और ओष्ठ कहा जाता है। इसी तरह से व का स्थान दांत होता है। ठीक है, और ओष्ठ माना जाता है, व ब के समकक्ष माना जाता है इसमें, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। कंठोष्ठ दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और अनुस्वार को कहा जाता है नासिका। अनुस्वार क्योंकि म न होते हैं, और ये म न 5वें अक्षर होते हैं, यही अनुस्वार कहा जाता है, यही ऊपर चले जाते हैं शब्द के, तो इनको नासिका से माने जाते हैं इनकी उत्पत्ति, तो इनको नासिक्य कहा जाता है। ठीक है, आगे भविष्य जल्दी आपसे कारक प्रकरण में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हमारा चैनल है AMODINIDV शर्मा यूट्यूब चैनल है। जो श्लोक हमने आपको यहाँ पढ़ाया है, इसको हम डिटेल में आपको ग्रामर सेक्शन में समझाएंगे कि वास्तव में होता क्या है। अगर हम आपको ये बताएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम निकलेगा, तभी आप इतना समझिए, इतना समझाया गया है। आमोदी DV शर्मा यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में आप जा करके वहाँ आप अपनी पसंद के क्लास वाइज लेसन वाइज जो है पार्ट ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। अगले सेक्शन में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।